अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद अली हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे कि फेशियल पाल्सी क्या होती है। फेशियल पाल्सी को उर्दू में लकवा भी कहा जाता है और ये बहुत कॉमन टर्म है। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा कि लकवे का मतलब है कि मुंह का टेढ़ापन। नॉर्मली उन लोगों के अंदर फेशियल पाल्सी होती है जिनमें इनर ईयर का इन्फेक्शन होता है कोई, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। और इसकी मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो ये होती है कि पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि वो रात को सही सोए थे और जब वो सुबह उठे तो उनको कान में भी दर्द था और उनकी फेस की एक साइड जो है वो इन्वॉल्व थी। तो ये जो वीडियो है इसको मैं बहुत ब्रीफ बनाऊंगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फेशियल पाल्सी की कॉज क्या है और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और इसको फिर ट्रीट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं फेशियल पाल्सी होती क्या है। बेसिकली फेशियल पाल्सी से मुराद या लकवे से मुराद फेशियल नर्व की वजह से जो डैमेज या डेफिसिट आता है मसल्स के अंदर, उसको हम फेशियल पाल्सी कहते हैं। फेशियल पाल्सी में बेसिकली मुंह का टेढ़ापन बहुत कॉमन है और आम तौर पे जो साइड इन्वॉल्व होती है, अगर मेरी राइट साइड इन्वॉल्व है तो मेरा मुंह लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाएगा क्योंकि लेफ़्ट वाले मसल्स ठीक हैं और ये पुल कर रहे होते हैं। तो जो अफेक्टेड साइड होती है वो एक्सप्रेशन लेस होती है। एक तो इसकी ये निशानी है कि आपकी कौन सी साइड इफ़ेक्ट हुई है, वो साइड आपकी जो है वो इमोशन लेस होगी और उस पर मूवमेंट्स नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। दूसरा, इसमें जो वायरल इन्फेक्शन की मैंने बात की तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स होता है और हर्पीज़ ज़ूस्टर होता है। इसकी वजह से बहुत कॉमन है, लोगों में ही होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसमें एंटीवायरल और इसके अलावा डेक्सामीथासोन इनके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। फेशियल पाल्सी को डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन भी किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो पेशेंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन है वो भी बता देती है कि फेशियल पाल्सी पेशेंट को हो चुकी है और पेशेंट को खुद भी फ़ील हो जाता है क्योंकि फेस जो है वो पेशेंट का एक ऐसा पार्ट है जिसको वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है और बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होता है। अच्छा, इसकी जो टाइप्स हैं उसके अंदर दो मेजर कैटेगरीज़ हैं। एक को हम फेशियल पाल्सी कहते हैं और एक को हम कहते हैं बेल्स पाल्सी। दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेल्स फिनोमेना की वजह से हम कह देते हैं कि बेल्स पाल्सी है और फेशियल पाल्सी को हम इससे सेग्रीगेट करते हैं कि फेशियल पाल्सी में बेल्स फिनोमेना एब्सेंट होता है। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय बेल्स फिनोमेना? तो बेल्स फिनोमेना क्या है कि जब पेशेंट आंख बंद करता है, जब पेशेंट आंख बंद करेगा तो उसकी आंख जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ आई। तो इसको हम कहते हैं कि बेल्स फिनोमेना। अगर ये फिनोमेना पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं कि बेल्स पाल्सी है, और अगर नॉर्मली वो आंख बंद कर रहा है और उसकी एक आंख बंद नहीं हो रही और आंख नॉर्मल रहती है, अपनी जिस जगह पे वो देख रहा था उसी लेवल पे रहती है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि फेशियल पाल्सी है। अब इसमें भी दो जो हैं वो आगे टाइप्स हैं। एक अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है और एक लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की जो निशानी है वो ये है कि उसमें जो भी साइड इन्वॉल्व है उसमें माथे पे जो है वो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। माथा पेशेंट का बिल्कुल ठीक होता है और वो आईब्रोज़ को रेज़ कर सकता है एज इफ़ आई एम डूइंग राइट नाउ। तो अगर तो वो पेशेंट आपका आईब्रोज़ रेज़ कर सकता है तो फिर आप ये कहेंगे कि इसको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द फेस इन्वॉल्व होता है। जबकि जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसके अंदर पेशेंट कंप्लीट साइड जो है वो फुल हाफ ऑफ द फेस इज़ इन्वॉल्व, कि अपर साइड भी और लोअर साइड दोनों जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम इसको लोअर मोटर न्यूरॉन कह देते हैं। ये तो सिर्फ इसकी टेक्निकल क्लासिफिकेशन है। जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया वो मेडिकेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो एविडेंस बताता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाती हैं और इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं। फिज़ियोथेरेपी जो है वो एज एन एडजंक्ट ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी जो इंटरवेंशन है वो तो मेडिकेशन ही है, लेकिन उसके साथ एडजंक्ट थेरेपीज़ में फ़िज़ियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिसर्चेस ये बताती हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी में जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है ख़ास तौर पे, और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो फेशियल एक्सरसाइजेज़ हैं, एक मिरर थेरेपी भी इसके अंदर होती है, वो की जाती है। और इसके अलावा जो है वो PNF हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो है वो एक्सरसाइजेज़ भी फेस के लिए की जाती हैं। अच्छा, इसमें पेशेंट की एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंटीरियर टू थर्ड जो है, जो ज़ुबान का टेस्ट है, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है। और इसके अलावा जो है आई की मूवमेंट, और आई की मूवमेंट अफेक्ट नहीं होती, लेकिन आई का जो क्लोजर है, आंख बंद करना और पलकें झपकना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और अर्ली डेज़ के अंदर ड्राइनेस ऑफ आई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस डेवलप हो जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आप किसी को देखें कि उसको फेशियल पाल्सी हुई है तो टीयर ड्रॉप्स मिलते हैं या फिर लेंस का जो सोल्यूशन मिलता है उसको आप पेशेंट जो है फ्रीक्वेंटली उससे अपनी आई को वॉश कर लेता है। सम टाइम हमारे पास जो पोलीफैक्स है वो लगा के और फिर आई को क्लोज़ भी किया जाता है ताकि उसकी आई डैमेज ना हो, और ड्राइनेस की वजह से स्पेशली उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसकी कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़
एक तो मैंने बताया कि कोई वायरल इन्फेक्शन होता है और दूसरा इडियोपैथिक भी होती है कि इसकी कोई कॉज ऐसा मिलती नहीं है। फीमेल्स को इफ़ेक्ट करती है, इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं कि शायद वो जंगली कबूतर खाने से बेहतर हो जाता है या कुछ ऐसा है, लेकिन एविडेंस इसके ऊपर कोई ऐसा सच नहीं मिलता कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से कुछ इस पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। लेकिन फिजियोथेरेपी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद द मेडिकेशन। और इसमें बहुत से लोगों में तो बहुत अर्ली रिकवरी होती है और मैक्सिमम रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में इसमें रिकवरी के चांसेस ज़रा कम होते हैं, दे माइट टेक सम मंथ्स टू रिकवर, और उसमें कुछ जो है फिर उनका डेफिसिट जो है वो रेजिडुअल डेफिसिट रहता है। मतलब ये कि उनमें जो सलाहियत है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने की वो कुछ कम हो जाती है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों में चबाना और फूंक भरना, मुंह में विसल करना, सीटी बजाना, पानी पीना, और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फेस चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारी साइकी के साथ बहुत ज़्यादा आप कह लें कि रिलेट करता है। जिसको लकवा हो जाता है, स्पेशली अगर कोई फ़ीमेल है और वो यंग है और उसको लकवा होता है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको को ऐसा कोई भी पेशेंट नज़र आए तो उसको ज़रूर गाइड करें कि वो फिज़ियोथेरेपी करवाए। और फिज़ियोथेरेपी में इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जो है वो ईएमएस भी इस्तेमाल की जा सकती है, फेरेटिक करंट भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर गैल्वेनिक रिस्पॉन्स है तो गैल्वेनिक भी आप करा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर गैल्वेनिक आप वो पेन के साथ आप करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। बियॉन्ड दैट एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेशेंट को बहुत सी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं जिसके अंदर उसको ये भी बताया जाता है कि स्ट्रॉ ले ले और वो पानी का एक कप ले ले, उसके अंदर सर्फ डाले और उस स्ट्रॉ को जो है वो यूज़ करे और उससे जो है वो ब्लो करे, उसमें उसमें फूंक मारे ताकि उसके अंदर जो पानी और सर्फ है उसमें बुलबुले बने या झाग बने। तो ये एक उसकी एक्सरसाइज होती है। गम को जो है वो च्यू करवाया जाता है। इसके अलावा मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है, कुछ एक्सरसाइज ऐसे कराई जाती हैं। इसके अलावा उसको लेटने का कहा जाता है। आई को जो उसने आंख बंद करनी है उसमें असिस्टेंस दी जाती है, हेल्प की जाती है। इसी तरीके से ये जो आईब्रोज़ को रेज़ किया जाता है इसमें हेल्प की जाती है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन की जाती है। और कुछ जगहों पे मैंने ये भी देखा कि जो ऑक्यूपंक्चर नीडल्स हैं या ड्राई नीडल्स हैं उसको इंसर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन भी अप्लाई की जाती है और उसके भी बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इट्स अप टू द डिस्कशन। देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज़ अवेलेबल। आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल सकती हैं आपको। But do consider physiotherapy as one of the treatment options. Thank you very much. If you have any question to ask, you can leave your comments below. And if you have liked the video, please subscribe my channel and share it with others. Allah Hafiz.